बीएड प्रथम वर्ष की सामाजिक अध्ययन शिक्षण की क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम पाठ्यक्रम से रिलेटेड कुछ बातों पर चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम जो होता है हमारा, किसी भी विषय का पाठ्यक्रम जो होता है, ऐसे हमारा सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम होता है उसके कुछ उपागम होते हैं, उसके कुछ अप्रोचेस होती है जिस पर के वो बनाया जाता है, जिस पर उसका निर्माण किया जाता है। तो आज उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। सामाजिक अध्ययन में विषय सामग्री को विस्तृत रूप से संगठित किया जाता है। विषय सामग्री के संगठन के लिए बहुत से उपागमों का विकास हुआ है। इन उपागमों द्वारा सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपका सहसंबंध उपागम, कौन सा? सहसंबंध उपागम। नेक्स्ट इसमें समन्वय उपागम, समन्वय उपागम। तीसरा है इसमें केंद्रित उपागम, केंद्रित उपागम। नेक्स्ट इसमें चक्राकार उपागम। नेक्स्ट है इसमें इकाई उपागम और लास्ट में इसमें कालक्रम उपागम। कालक्रम उपागम। तो सबसे पहले हम सहसंबंध उपागम, समन्वय उपागम, केंद्रित उपागम, चक्राकार उपागम, इकाई उपागम और कालक्रम उपागम। तो जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं या पाठ्यक्रम को संगठित करते हैं, उसमें विभिन्न विषयों को मिलाते हैं, तो इन उपागमों को हम इसमें लेकर के तब उसका निर्माण हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे सहसंबंध उपागम। सहसंबंध से अभिप्राय क्या होता है? विभिन्न विषयों के परस्पर समान आधारों पर संबंधों से होता है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिससे एक विषय के शिक्षण के साथ दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके। सर्वप्रथम हर्बर्ट ने स्कूल के पाठ्य विषयों में सहसंबंध स्थापित करने का सुझाव दिया है। सामाजिक अध्ययन में सहसंबंध जो उपागम है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है? तो इसके बाद इसे कुछ बिंदु दिए हैं। नंबर 1, इसके द्वारा पाठ्यक्रम के भार को कम किया जा सकता है। दूसरा है पाठ्यक्रम में रोचकता उत्पन्न करने के लिए। तीसरा है छात्रों के ज्ञान को व्यवहारिक बनाने के लिए इस उपागम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए सहसंबंध उपागम की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 5 है ज्ञान को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस उपागम की आवश्यकता पड़ती है। समय की बचत करने के लिए इस उपागम की आवश्यकता पड़ती है और विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करने के लिए इस सहसंबंध उपागम की आवश्यकता सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पड़ती है। अब देखते हैं सहसंबंध उपागम की कौन कौन सी विधियां हैं जिनके आधार पर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। पहली है इसमें लंबीय या शीर्षात्मक सहसंबंध। लंबीय या शीर्षात्मक सहसंबंध के अंतर्गत एक ही विषय के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाता है। जैसे अर्थशास्त्र के विभिन्न अंगों, जैसे उसकी उत्पत्ति, वितरण, उपभोग, विनिमय, राजस्व इत्यादि से संबंध स्थापित किया जाए। यदि अध्यापक किसी वस्तु के निर्माण के विषय में शिक्षण कर रहा है तो इसके साथ साथ उसका वितरण, उसका उपभोग इत्यादि के विषय में भी जानकारी देकर के विषय को रोचक बना सकता है। तो यही सहसंबंध विधि होती है। इस प्रकार से छात्र भी शिक्षण में रुचि लेते हैं, पढ़ने पढ़ाने का उसमें माहौल क्रिएट वहां पर किया जा सकता है। दूसरा इसमें आता है अनुप्रस्थीय सहसंबंध।
अनुप्रस्थीय सहसंबंध के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध दो विद्यार्थियों से स्थापित किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है। आकस्मिक सहसंबंध। आकस्मिक सहसंबंध के लिए अध्यापक कोई पूर्व योजना नहीं बनाता है, वह शिक्षण के दौरान ही विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए दूसरे विषय की सामग्री का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक चीनी के निर्माण के विषय में शिक्षण कार्य कर रहा है, तो वह उसके साथ साथ उसके लिए आवश्यक कच्चा माल जो होता है, गन्ना वगैरह होता है, उसका भौगोलिक विवरण भी प्रस्तुत कर सकता है कि गन्ना पहले दिन चीनी कहाँ से बनेगी, गन्ने से बनेगी, गन्ना कहाँ उगाया जाता है, किस प्रदेश में ज्यादा होता है, गन्ने की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, सब चीजों को वो उस पर विवरण दे सकता है। दूसरा इसमें हो सकता है व्यवस्थित सहसंबंध। ये तो आकस्मिक हो गया, यानी कि अटेंडम जब आपको बोलना पड़ता है, यह पूर्व व्यवस्थित होता है, इसमें आप बना करके जाते हैं प्लान। व्यवस्थित सहसंबंध के अंतर्गत अध्यापक पूर्व योजना बनाकर विषय वस्तु का अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करता है। जैसे मध्य एशिया के तेल उत्पादन के क्षेत्रों का शिक्षण करते समय विश्व की राजनीति के विषय में भी संकेत इसमें दिया जा सकता है। तो ये आपका अनुप्रस्थीय सहसंबंध, जिसमें दो सहसंबंध थे, आकस्मिक और व्यवस्थित। तीसरे नंबर का जो इसमें आता है आपका एकीकृत या समन्वित उपागम। एकीकृत यानी कि अभी हमने सहसंबंध उपागम पढ़ा है, फिर आपका समन्वय उपागम या उसको एकीकृत उपागम भी बोला जाता है, तो दूसरे नंबर का हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो एकीकृत या समन्वित उपागम से अभिप्राय पाठ्य वस्तु के विभिन्न अंशों को समग्र रूप में एकत्रित करना या निकट लाना है। यह उपागम अमेरिकन प्रत्यय है, अमेरिका से लिया गया है। हमारे देश में कोठारी कमीशन ने इस प्रत्यय का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। आयोग ने, यानी कि कोठारी आयोग ने शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या को रोकने के लिए इस उपागम पर जोर दिया है या सुझाव दिया था। इस उपागम को प्रयोग करने पर इस उपागम में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाता है। नंबर 1, शिक्षा में ज्ञान जो है मात्र पुस्तकों तक ही सीमित है, अतः छात्रों को स्वतंत्र रूप से स्वानुभव के आधार पर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नंबर 2, ज्ञान प्राप्ति में विषयों की शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष पर भी बल दिया जाता है। तीसरे नंबर पर छात्रों को रुचि एवं अनुभव के आधार पर सीखने के लिए प्रोत्साहित इसमें किया जाता है। अब एकीकृत उपागम या समन्वित उपागम की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। नंबर 1, पाठ्यक्रम को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में क्रमबद्ध रूप में विभाजित कर दिया जाता है। दूसरा, विषय वस्तु को सरलता से कठिनता की ओर संगठित इसमें किया जाता है। तीसरा, ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्रों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, वो अपने हिसाब से जो है वो ज्ञान को प्राप्त इसमें करते हैं। छात्र अपनी रुचि, अपनी क्षमता और योग्यता अनुसार ही इन इकाइयों का अपनी गति के अनुसार अध्ययन करता है। एक इकाई के अध्ययन के उपरांत ही दूसरी इकाई का अध्ययन प्रारंभ किया जाता है तथा इसमें कोई समय सीमा भी नहीं होती है। आगे, मेधावी छात्र अपनी सीखने की गति के कारण कम समय में अधिकतम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पिछड़े एवं कमजोर छात्र भी अपनी सीखने की गति से अध्ययन करके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि एकीकृत उपागम के प्रयोग से शिक्षण की विभिन्न समस्याओं का स्वयं ही निराकरण हो जाएगा।